प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू के कानून संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 67 पार्ट 1। अरस्तू के कानून संबंधी विचारों के ऊपर हमने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, लेक्चर नंबर 67। आज दूसरा लेक्चर अपलोड करेंगे। बेटा, वास्तव में यदि आपको अरस्तू के कानून संबंधी विचारों को गंभीरता से समझना हो तो इसके लिए अरस्तू के गुरु प्लेटो ने कानून के शासन के बारे में क्या कुछ कहा, इसको जानना जरूरी है। जब तक आप अरस्तू के जो गुरु हैं प्लेटो, इन्होंने कानून के बारे में जो विचार दिए हैं उसको नहीं समझेंगे, तब तक अरस्तू के कानून संबंधी विचार को भी नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले आप नोट करें अरस्तू के कानून संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 67 पार्ट 1, मतलब अरस्तू के कानून संबंधी विचार के ऊपर आज हम दूसरा लेक्चर अपलोड करेंगे। बेटा, वास्तव में राजनीति दर्शन के जनक, राजनीति सिद्धांत के जनक प्लेटो ने अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक के अंतर्गत, रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था, रिपब्लिक के अंतर्गत कानून के शासन को अस्वीकार किया। इन्होंने रिपब्लिक में दार्शनिक राजा के शासन की बात की, मतलब व्यक्ति विशेष के शासन की बात की है, कानून के शासन को स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद में प्लेटो ने अपनी अंतिम रचना, अपनी अंतिम पुस्तक द लॉज में कानून के शासन को स्वीकार किया। प्लेटो ने स्पष्ट कर दिया क्या कि दार्शनिक राजा लाएं कहाँ से, ऐसा बुद्धिमान, ऐसा सद्गुण संपन्न, ऐसा ज्ञानी, ऐसा विवेकवान व्यक्ति ना मिले तो क्या करें। तो प्लेटो ने साफ कह दिया कि दार्शनिक राजा के शासन को ही कानून के शासन का रूप दे दिया जाए। जब ऐसा राजा, ऐसा सद्गुणी, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ना मिले तो क्या करें। तो प्लेटो ने अपनी अंतिम रचना द लॉज में दार्शनिक राजा के शासन को ही कानून के शासन का रूप दे दिया। मतलब प्लेटो ने अपनी अंतिम रचना द लॉज के अंतर्गत कानून के शासन की पुनर्स्थापना की, कानून के शासन को स्वीकार किया। अब जहाँ पर प्लेटो अपनी बात समाप्त करते हैं द लॉज में, वहीं से अरस्तू अपनी बात का श्री गणेश करते हैं। मतलब प्लेटो ने अपनी अंतिम रचना द लॉज में स्पष्ट कर दिया कि कानून का शासन ही ठीक है। क्यों? क्योंकि दार्शनिक राजा लाएं कहाँ से, इसलिए दार्शनिक राजा के शासन को कानून के शासन का रूप दे दिया जाए। जब प्लेटो ने कानून के शासन को स्वीकृति दी तो यहीं से अरस्तू ने अपनी बात का श्री गणेश किया और अरस्तू ने प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया कानून का शासन ही, क्या करें अरस्तू, कानून का शासन ही श्रेष्ठ शासन है। अर्थात अरस्तू ने साफ कर दिया कि कानून की सर्वोच्चता ही श्रेष्ठ शासन का लक्षण है, चिन्ह है। तो अरस्तू प्लेटो की अंतिम रचना द लॉज की बात को स्वीकार करते हैं कि भाई कानून की सर्वोच्चता ही ठीक है, कानून की सर्वोच्चता ही श्रेष्ठ शासन, अच्छे शासन का जो है प्रतीक है, अच्छे शासन का चिन्ह है। ठीक है, अब हम एक एक बात को समझेंगे। ये तो मैंने जो है सामान्य पृष्ठभूमि बताई है जिससे कि आप ये बात समझ सकें कि भी अरस्तू से पहले अरस्तू के जो गुरु थे प्लेटो ने अपनी रचनाओं में कानून के बारे में क्या कुछ कहा है। बाकी प्लेटो के ऊपर मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए, आप पीछे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बेटा, अरस्तू के कानून संबंधी विचारों के बारे में आज हम 4 बात लेंगे। पहली बात, कानून की आवश्यकता के कारण, कि कानून की आवश्यकता क्यों है, इसके क्या कारण है, अरस्तू ने क्या कहा है, इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, कानून का शासन बनाम संवैधानिक शासन, संवैधानिक शासन क्या होता है और कानून का शासन संविधान के अनुसार होता है कि नहीं। तीसरा, कानून के स्रोत क्या हैं। चौथा,
कानूनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज, जिसका कि वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक रेटोरिक अलंकार शास्त्र में किया है। और पांचवी जो बात लेंगे वो लेंगे हम कानून की सर्वोच्चता का लाभ एवं महत्व, मतलब कानून के शासन का क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम 5 बातों पर चर्चा करेंगे। बेटा ये पांचों बातें यदि आप अच्छे समझ जाते हैं तो अरस्तु के कानून संबंधी विचार पर कहीं से भी कैसा भी प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रतिदिन एक लेक्चर इसलिए अपलोड करते हैं कि पूरे भारत के अंतर्गत जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको इधर उधर ना भटकना पड़े। और मेरा लक्ष्य है कि मैं राजनीति विज्ञान को इतनी गंभीरता से समझाऊंगा, निश्चित रूप में आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, बशर्ते कि आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। बेटा अगर हमारे YouTube चैनल पर जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं और कंटिन्यू जो अपलोड कर रहा हूं, अगर आप उनको अच्छे से समझ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको राजनीति विज्ञान में विफल कर दे। ये मैं पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये मेरी मेहनत के विश्वास के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ। और अभी तक जितने विद्यार्थियों ने मेरे चैनल से UGC नेट क्वालिफाई किया है, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चरर के कॉम्पिटिशन फाइट किए हैं, फर्स्ट ग्रेड के जो है लेक्चरर फाइट ने कॉम्पिटिशन फाइट किए हैं, फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बने हैं, सेकंड ग्रेड के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों ने राजनीति विज्ञान में बाजी मारी है। मतलब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो विफल नहीं हुए, सब ने सफलता प्राप्त की। बस एक शर्त है कि आप व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में समझिएगा। जिस रूप में मैं समझा रहा हूँ उसमें व्यवस्थितता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले तो ये बात जानना जरूरी है कि भाई अरस्तु ने कानून के बारे में कहा ही क्या है, कि कानून का अर्थ ही क्या है। तो ये थोड़ा सा बताऊंगा मैं, बाकी मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। बेटा अरस्तु कानून का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि कानून आवेगहीन विवेक है। मतलब साफ है यहाँ कि अरस्तु कानून और विवेक बुद्धि को, कानून और नीति को पर्यायवाची रूप में मानता है, पर्यायवाची रूप में प्रयोग करता है। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि कानून आवेगहीन विवेक है। मतलब कानून एक ऐसा विवेक है, एक ऐसी बुद्धि है, एक ऐसी विवेक बुद्धि है जो किसी भी रूप में आवेग से, वासनाओं से, लोभ से प्रभावित नहीं होता है। मतलब कानून एक ऐसा विवेक है, कानून एक ऐसी विवेक बुद्धि है, कानून एक ऐसा ज्ञान है, कानून एक ऐसी बुद्धि है जो किसी भी रूप में आवेग से, भावनाओं से, लालसाओं से, प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होता है। जबकि व्यक्ति का शासन आवेग से, भावनाओं से, लालसाओं से, प्रलोभन से प्रभावित होता है। इसलिए व्यक्ति के शासन के स्थान पर अरस्तु ने कानून के शासन की सर्वोच्चता की बात की है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा अर्थ बताते हैं। अरस्तु ने कहा है कि कानून इच्छा से अप्रभावित विवेक है। क्या? कानून, नोट करो आप, कानून इच्छा से अप्रभावित विवेक है। मतलब कानून एक ऐसा विवेक है, कानून एक ऐसी विवेक बुद्धि है जो मानव की इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता है। मानव की इच्छा से अप्रभावित विवेक बुद्धि ही कानून है, ये अरस्तु ने कहा है। तो अरस्तु के ये जो है कानून के अर्थ हो गए। अब इसके बाद में हम आज के लेक्चर में जो पहली बात बताएंगे, आपको बताएंगे कि कानून की आवश्यकता के कारण क्या है। मतलब कानून की आवश्यकता क्यों है, इसका क्या कारण है। अर्थात जो ये विवेक बुद्धि है, विवेक बुद्धि कोई तो कानून का है नहीं, इस विवेक बुद्धि की आवश्यकता क्या है। तो अरस्तु ने साफ कह दिया, क्या कह दिया? अरस्तु के अनुसार कानून जितना व्यक्ति के लिए आवश्यक है उतना ही राज्य एवं समाज के लिए आवश्यक है। जरा समझें, अरस्तु के अनुसार कानून जितना व्यक्ति के लिए आवश्यक है उतना ही राज्य एवं समाज के लिए भी आवश्यक है। मतलब विवेक बुद्धि, कानून जितना व्यक्ति के लिए जरूरी आवश्यक है उतना ही राज्य और समाज के लिए भी जरूरी आवश्यक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि प्लेटो और अरस्तु इन दोनों ने ही राज्य और समाज का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु के समय में राज्य और समाज में अंतर नहीं माना जाता था। ये आपको ध्यान रखना। इसलिए अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी। मीन्स
राज्य और समाज का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है अरस्तू ने, जबकि आज के समय में राज्य और समाज अलग अलग माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है बेटा। अरस्तू ने सबसे पहले बताया कि व्यक्ति के लिए इसकी क्या आवश्यकता है, मतलब कानून की व्यक्ति के लिए क्या आवश्यकता है। तो अरस्तू ने कहा कि व्यक्ति के लिए कानून की दो दृष्टियों से आवश्यकता है, नकारात्मक दृष्टि से एवं सकारात्मक दृष्टियों से आवश्यक है। मतलब अरस्तू ने कहा कि व्यक्ति के लिए जो कानून है वह नकारात्मक एवं सकारात्मक दृष्टियों से आवश्यक है। मतलब दो दृष्टियों से जो है व्यक्ति के लिए कानून आवश्यक है, एक तो नकारात्मक दृष्टि से, एक सकारात्मक दृष्टि से। नकारात्मक दृष्टि से व्यक्ति के लिए कानून इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो कानून है वह मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्तियों के ऊपर नियंत्रण रखता है, मनुष्य की पशु प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है, मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है। कानून नियंत्रण रखता है, ये पार्श्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है, ये नकारात्मक हो गया। जबकि सकारात्मक दृष्टि से व्यक्ति के लिए कानून इसलिए आवश्यक है क्योंकि कानून मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। क्या? कानून मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है, पूर्ण सद्गुणी बनाने के लिए कानून आवश्यक है। विवेक बुद्धि व्यक्ति को पूर्ण बनाने के लिए जरूरी है। विवेक बुद्धि को ही अरस्तू ने कानून कहा है, इसलिए कानून मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। और कानून मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है, इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि कानून का सकारात्मक दृष्टि से भी महत्व है, आवश्यकता है। तो व्यक्ति के लिए नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टियों से जो है कानून आवश्यक है। इसके बाद में राज्य और समाज के लिए क्या आवश्यक है कानून? अरे भाई, अब मैंने यहाँ कहा राज्य के लिए मीन समाज के लिए। राज्य और समाज का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है अरस्तू ने, राज्य और समाज का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है। तो राज्य के लिए कानून की क्या आवश्यकता है? अरस्तू ने कहा कि राज्य के लिए कानून की आवश्यकता शांति के रूप में, शांति व्यवस्था बनाए रखता है, सिस्टम व्यवस्था बनाए रखता है, सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, राज्य में अनुशासन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। मतलब अरस्तू ने कहा कि राज्य के लिए, समाज के लिए कानून इसलिए आवश्यक है क्योंकि राज्य और समाज में शांति बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, इनके लिए कानून या विवेक बुद्धि अति आवश्यक है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, कानून की आवश्यकता क्यों है। तो जो है अरस्तू ने व्यक्ति के लिए, राज्य और समाज के लिए क्यों आवश्यक है, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा पार्ट, कानून का शासन बनाम संवैधानिक शासन। कानून का शासन, ये मैंने आपको बता दिया है कि अरस्तू ने स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति का शासन व्यक्ति की इच्छाओं से प्रभावित होता है, वासनाओं से प्रभावित होता है, आवेग से प्रभावित होता है, प्रलोभन से प्रभावित होता है। जबकि कानून का शासन निर्व्यक्तिक होता है, निर्व्यक्तिगत होता है, अव्यक्तिगत होता है। इसलिए कानून का शासन किसी भी रूप में आवेग से, भावनाओं से, लालसाओं से, प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होता। परंतु जो ये कानून का शासन है वह संवैधानिक शासन के अनुसार ही संचालित होता है। इसलिए संवैधानिक शासन कानून के शासन से सर्वोच्च है। संविधान संवैधानिक कानून साधारण कानून से सर्वोच्च होता है। साधारण कानून संवैधानिक कानून के अनुसार ही बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम तीन बातें समझ लेंगे। संवैधानिक शासन में तीन मुख्य तत्व होते हैं, अर्थात अरस्तू ने कहा कि जो संवैधानिक शासन होता है उसमें तीन मुख्य तत्व होते हैं। नंबर एक, शासन जनता की भलाई के लिए, अर्थात संवैधानिक शासन का पहला जो तत्व है वह ये है कि जो शासन होता है, जो शासन का संचालन किया जाता है वह जनता की भलाई के लिए होता है। दूसरा तत्व है ये है, मतलब संवैधानिक शासन विधि सम्मत शासन से होता है, अर्थात जो संवैधानिक शासन होता है वह विधि सम्मत या कानून के शासन से होता है। और तीसरा है इच्छुक जनता का शासन। संवैधानिक शासन के अंतर्गत इच्छुक जनता का ही शासन होता है, इसके अंतर्गत आरोपित शासन नहीं होता है। तो संवैधानिक शासन में अरस्तू ने तीन मुख्य तत्व बताए हैं। आपसे एग्जाम में किसी भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि अरस्तू ने संवैधानिक शासन का निम्न में से कौन सा जो है मुख्य तत्व माना है। इन तीनों में से एक दे दिया जाएगा और तीन विकल्प और दे दिए जाएंगे। आपको ये तीनों तत्व ध्यान रखने, तीनों तत्व याद हैं तो फिर कहीं से भी कैसा है प्रश्न पूछा जाए आप
किसी भी रूप में आंसर गलत नहीं देंगे। इसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि अरस्तु का यह विचार लॉज में प्रतिपादित कि मनुष्य परिष्कृत होने पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है, लेकिन कानून एवं न्याय से पृथक होने पर वह निकृष्टतम प्राणी होता है। मतलब यहाँ जो अरस्तु है, अरस्तु का जो ये विचार है ये प्लेटो की लॉज में प्रतिपादित इस व्याख्यान से प्रभावित है। अरस्तु का यह विचार, कौन सा विचार? ये जो सकारात्मक दृष्टि से कानून आवश्यक है, ये विचार मतलब जो है कानून सकारात्मक दृष्टि से इसलिए आवश्यक है कि कानून मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। अब मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है तो मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कानून। तो अरस्तु का ये विचार प्लेटो की लॉज में प्रतिपादित इस वाक्यांश से जो है प्रभावित है। किससे? कि मनुष्य परिष्कृत होने पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है, लेकिन कानून एवं न्याय से पृथक होने पर वह निकृष्टतम प्राणी होता है। मतलब अगर मनुष्य कानून और न्याय से अलग हो जाता है तो वह सबसे निकृष्ट, सबसे घटिया प्राणी होता है। इसका मतलब कानून का शासन आवश्यक है, किसके लिए? मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए जरूरी है। तो अरस्तु ने जो ये बात कही है सकारात्मक दृष्टि से कानून आवश्यक है, ये प्लेटो ने अपनी रचना द लॉज में जो ये वाक्यांश दिया है इससे अरस्तु प्रभावित होता है। इसके बाद में अरस्तु के कानून संबंधी विचार में तीसरी बात लेते हैं, कानून के स्रोत। अर्थात अरस्तु ने कानून का स्रोत किसे माना है, ये ध्यान रखना है। ये यूपीएससी एग्जाम, यूजीसी नेट में किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है, कानून के स्रोत। तो प्लेटो ने कानून को रूढ़िजन्य माना है। जरा ध्यान दें, प्लेटो ने कानून को रूढ़िजन्य माना है, मतलब कानून का स्रोत रूढ़ियों को माना है, जबकि अरस्तु ने कानून को प्रकृतिजन्य माना है। मतलब कानून का जो स्रोत है वो प्रकृति को माना है, जबकि प्लेटो ने रूढ़ि को माना है। इसके बाद में अरस्तु कहते हैं कि विधायक, जैसा कि कहा जाता है कि भाई कानून तो विधायक बनाते हैं, लेकिन अरस्तु क्या करें यहाँ कि नहीं, ये बात सही नहीं है। वास्तव में जो विधायक होते, कानून बनाने वाले जो विधायक होते हैं, कानूनों का निर्माण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, विधायक कहलाते हैं। तो विधायक केवल घोषणा करते हैं, मतलब विधायक कानून की केवल घोषणा करते हैं, वे अनुसंधानक हैं, आविष्कारक नहीं है। मतलब जो विधायक वो आविष्कारक नहीं है, वो तो अनुसंधानक हैं। वास्तव में जो विधायक होते हैं वो केवल कानून की घोषणा करते हैं। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने साफ कह दिया कि जो कानून वो प्रकृतिजन्य है, वो रूढ़िजन्य नहीं है, वो मानव निर्मित नहीं है। कानून मानव निर्मित नहीं है। अरस्तु क्या करे? कानून मानव निर्मित नहीं है, रूढ़िजन्य नहीं है, बल्कि कानून तो प्रकृतिजन्य। इसलिए अरस्तु ने कहा कि कानून बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो विधायक होते हैं, वो विधायक केवल कानून की घोषणा करते हैं, वे अनुसंधानक हैं, आविष्कारक नहीं हैं। इसके बाद में अरस्तु कह रहे हैं क्या कि अरस्तु लिखित कानून से प्रथागत कानून को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। मतलब अरस्तु ने वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो लिखित कानून होता है, लिखित कानून से प्रथागत कानून को या रूढ़िजन्य कानून को ज़्यादा अच्छा माना है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो चौथी बात आती है, कानूनों का वर्गीकरण। कानूनों के वर्गीकरण की चर्चा अरस्तु ने अपनी रचना रेटोरिक अर्थात अलंकार शास्त्र में की है। कानूनों का वर्गीकरण करते हुए अरस्तु ने कानूनों के दो प्रकार बताए हैं, विशिष्ट कानून और सार्वभौमिक कानून। विशिष्ट कानून के बारे में अरस्तु ने कहा है कि राज्यों के अपने अपने कानून होते हैं, और ये जो कानून होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। मतलब विशिष्ट कानून के बारे में अरस्तु ने कहा है कि सभी राज्यों के अपने अपने कानून होते हैं। और सार्वभौमिक कानून के बारे में अरस्तु ने कहा है कि ईश्वरीय या प्राकृतिक कानून को अरस्तु ने सार्वभौमिक कानून की संज्ञा दी है। अर्थात जो ईश्वरीय कानून या प्राकृतिक कानून होता है उसको अरस्तु ने सार्वभौमिक कानून की संज्ञा देती है। और ये जो सार्वभौमिक कानून है ये सभी देशों के लिए समरूप होते हैं, मतलब सभी देशों के लिए एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। जो सार्वभौमिक कानून होते हैं वो किसी भी रूप में देश, काल, पात्र से प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब जो सार्वभौमिक कानून होते हैं सभी देशों के लिए एक जैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ये किसी भी रूप में किसी भी देश, किसी भी काल और किसी भी पात्र से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके बाद में पांचवी बात लेंगे हम,
कानून की सर्वोच्चता का लाभ एवं महत्व, मतलब कानून की सर्वोच्चता का क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में अरस्तु ने 7 बातें बताई हैं। नंबर पहला लाभ, कानून के शासन में व्यक्ति के सद्गुणों का विकास होता है। अरस्तु ने कह दिया कि व्यक्ति के शासन में व्यक्ति के सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति के शासन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो शासन होता है वह किसी न किसी रूप में जो है आवेग से, भावनाओं से, प्रलोभनों से, लालसाओं से प्रभावित होता है, जबकि कानून के शासन में ऐसा नहीं होता। इसलिए कानून के शासन में व्यक्ति के सद्गुणों का विकास होता है। दूसरा लाभ, कानून के शासन में किसी भी प्रकार की वासनाओं का समावेश नहीं होता। अरस्तु ने कहा कि व्यक्ति के शासन में वासनाओं का समावेश होता है, व्यक्ति के शासन में प्रलोभनों का, लालसाओं का समावेश होता है, लेकिन कानून के शासन में किसी प्रकार की वासनाओं का समावेश नहीं होता है। तीसरा लाभ है, समान लोगों में पाई जाने वाली समानता की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आधार पर रक्षा करता है। जो कानून का शासन होता है वह समान लोगों में पाई जाने वाली समानता की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर रक्षा करता है। और चौथा है, यह नागरिकों में युग युग से संचित श्रेष्ठतम विवेक का संचालन है या संकलन है। जो कानून का शासन है, यह मतलब कानून का शासन नागरिकों में युगों से संचित श्रेष्ठतम विवेक का संकलन, श्रेष्ठतम विवेक बुद्धि का संकलन है। तो इससे भी ये लाभ हो रहा है। और पांचवा है, कानून के शासन मतलब इसका अर्थ है विवेक का शासन, ये ईश्वर के शासन की तुल्य है। अर्थात वास्तविक रूप में अरस्तु ने कहा है कि कानून के शासन का अर्थ है विवेक का शासन मतलब ये ईश्वर के शासन के तुल्य है। अर्थात जो कानून का शासन है वह ईश्वर के शासन के तुल्य है, और ईश्वर के शासन के तुल्य है तो निश्चित रूप में यहाँ पर व्यक्ति के सद्गुणों का जो है विकास होगा। छठा है, कानून के शासन का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण होता है। अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति विशेष के शासन का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण नहीं होता है, जबकि कानून के शासन का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण होता है, सभी लोगों का कल्याण होता है, जन कल्याण होता है। और सातवां है, यह समाज के असामाजिक तत्वों को नियंत्रित कर राज्य में एकता व सुव्यवस्था कायम करता है। जरा ध्यान दीजिएगा कि जो कानून का शासन होता है ये समाज के असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करता है और राज्य में एकता और सुव्यवस्था स्थापित करता है, जबकि व्यक्ति के शासन में ये जरूरी नहीं है। इसके बाद में अंत में एक विद्वान है सेबाइन ने कहा है कि कानून की संप्रभुता को अरस्तु ने एक अच्छे राज्य के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है, न कि एक दुर्भाग्यपूर्ण आवश्यकता के रूप में। जरा ध्यान दीजिएगा, सेबाइन क्या कह रहे हैं कि कानून की संप्रभुता को अर्थात कानून की सर्वोच्चता के, कानून के शासन को अरस्तु ने एक अच्छे राज्य के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। मतलब कानून के शासन को अरस्तु ने एक अच्छे राज्य के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है, न कि एक दुर्भाग्यपूर्ण आवश्यकता के रूप में। ये हो गया अरस्तु के कानून संबंधी विचार के बारे में ये 5 बातें। ये पांचों बातें आप नोट कीजिएगा, इनसे बाहर किसी भी रूप में कोई प्रश्न नहीं बनेगा। आज हम अरस्तु के कानून संबंधी विचारों को विराम देते हैं। इसके बाद में अरस्तु के संप्रभुता संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप अरस्तु के कानून संबंधी विचारों को गंभीरता से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।